हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदीप क्लासेज। हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अंतस्थ वर्ण, उस वर्ण, वर्णमाला, स्वर कितना होता है ये सब बता चुके हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर लगाएं। क्वेश्चन आंसर लगाना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और आप लोग जो चैनल पर नया आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उसको हम बोलते हैं कि अपना अगल बगल जितना भी, अगल बगल पड़ोस में जितना भी, यानी अपना आपका गांव में जितना भी दोस्त है उसको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, उससे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है ना। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर दें मेरा, ठीक है ना। तो जरूर सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। और अब बता देना चाहते हैं कि मेरा अदर चैनल, इसका नाम है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, ब्लॉग। इसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अगर मेरा सब वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, मेरा A to Z सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। जो नहीं बना है उसको हम बना देंगे, ठीक है ना। और आप और चलो आज आपको गणित का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, मैथ का, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति है। तो भाषा क्या है? विचारों का अभिव्यक्ति है। नहीं, जो मेरा मन में विचार आ जाओ भाषा की सहायता से बोल दिए। हिंदी जानते तो हिंदी में बोल दिए, अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में बोल दिए, जो जानते हो उसमें बोल दिए। यानी विचारों की अभिव्यक्ति, यानी 1 का C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन मेरा है व्याकरण वह ज्ञान है। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। क्या से लिखना और बोलना सीखते हैं? भाषा को सीखते हैं। तो व्याकरण क्या है? मानवता के आधार पर भाषा प्रदान ये करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाषा प्रदान करने वाला है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या खो का उच्चारण स्थान है। तो हम बताए थे आप लोग को, अगर ये वो वीडियो नहीं देखे इसमें हम पढ़ाए उच्चारण स्थान, उसको जाकर आप लोग जरूर देखें, उसके बाद ये देखें। तो बताए थे ओ कु हो बिसर कंठ राम। तो ओ मतलब ओ आ, को मतलब कवर यानी को अंग हो, और बिसर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठ हो जाएगा। अगला को का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ कु हो बिसर कंठ राम। तो को आ गया यानी कवर का आ गया तो कंठ हो जाएगा इसका। तो 4 का A हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चो का उच्चारण स्थान कहाँ है? चो का उच्चारण स्थान है, तो बताए थे हम क्या इचियस भी है तालु नाम। तो इचियस यानी हर्षई दीर्घई, ई मतलब हर्षई दीर्घई, चो मतलब चवर्ग यानी चो चो जो इया, और यो और तालम सो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। तो इसका आंसर हो जाएगा तालु, यानी B नंबर सही हो जाएगा। पो का उच्चारण स्थान कहाँ है? पो बोले तो उप आते हैं ओष्ठ में। हम बताए थे उप आते हैं ओष्ठ में, यानी उ यानी हर्षौ दीर्घ उ, और पो यानी पवर यानी पो 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 मोह कहाँ आता? ओष्ठ। ओष्ठ बोले तो ओठ, यानी C नंबर सही हो जाएगा। आगे उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो उ बताए थे क्या? उ मतलब उप आते हैं ओष्ठ में, यानी हर्षौ दीर्घ हु किसमें चल जाएगा? ओष्ठ में, यानी इसका ओष्ठ आंसर हो जाएगा, यानी 7 का A हो जाएगा। घो का उच्चारण स्थान क्या है? घो बोले तो ओ कु हो बिसर कंठ राम। को ओ आ, और कु मतलब कवर्ग यानी को अंगो, और हो और बिसर का क्या है? कंठ। तो इसका हो जाएगा कंठ। हो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो बताए थे ओ कु हो कंठ राम। तो हो का हो जाएगा कंठ, यानी C नंबर सही हो जाएगा। अगला अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? बच्चा से नासिका से पचमा अक्षर, यानी हर्ष ही अथि अंगो इया अनुस्वर दंतनो मूर्धन्यो, ये सब किससे? नाक से बोलते हैं, तो हो जाएगा नासिका, ठीक है ना। अगला है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सिंपल बात है, हिंदी भाषा जो है उसको देवनागरी में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन भाषा में रोमन लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा देवनागरी। आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्वर की सहायता लेने वाला वर्ण कहलाता है व्यंजन। क्या कहलाता है? व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन, यानी व्यंजन को किसे कहते हैं? तो व्यंजन वह हुआ नहीं जिसको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। लेकिन स्वर जो है ये स्वतंत्र है, इसको इस स्वर को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है। स्वर क्या है मेरा? तो ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर। अंग आ स्वर में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये 11 हो गया मेरा स्वर, ठीक है। और वर्णमाला कुल कितना है? तो 52 है, जिसमें 11 स्वर और बाकी व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? इसको बोलते हैं हम अल्पप्राण। क्या बोलते हैं? आपको लोग को पढ़ाए थे अल्पप्राण महाप्राण। हमको लग रहा है थोड़ा मिस्टेक इसमें, कि हमको लग रहा है अल्पप्राण और महाप्राण आपको उसमें जो बताया वो वीडियो में लगता है थोड़ा हमको गलती बता दिए उसमें, ठीक है ना। अगर गलती बता दिए तो हम यहाँ पर सही बता रहे हैं, अगर गलती मेरा हो गया हो तो उसके लिए सॉरी 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 बता रहे हैं। अल्पप्राण महाप्राण किसे कहते हैं? तो देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को हम अल्पप्राण कहते हैं। और बच कौन गया? चौथा और चौथा, दूसरा और चौथा बच गया, उसको बोलेंगे महाप्राण। जैसे मान लो हम लिखे को खो गो, क्या लिखे? कबर की, यानी को खो गो गो अंगो, को खो गो घो अंगो। उसी प्रकार चो छो चबर भी लिखते हैं। चबर बोले तो चो छो जो झो इया। उसी प्रकार टवर्ग, उसी प्रकार तवर्ग, उसी प्रकार पवर्ग लिख लेंगे। तो उसका पहला, तीसरा, पांचवा को क्या बोलेंगे? अल्पप्राण। उसी प्रकार इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा? अल्पप्राण। और जो बच गया दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये कहलाएगा महाप्राण,
समझ आ गया ना? तो वहाँ हमको लगता है थोड़ा गलती बता दिए, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना? तो अल्पप्राण महाप्राण समझ गए हैं, ठीक है? तो बोल रहा है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पप्राण। क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण। महाप्राण किसको बोलते हैं? जिसको में बोलने में अधिक ताकत लगे, अधिक प्राण लगे, अधिक बल लगे, उसको बोलेंगे महाप्राण। जिसको बोलने में कम बल लगे उसको बोलते हैं अल्पप्राण। आगे निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? संयुक्त ध्वनि बोले तो वैसा ध्वनि जो दो व्यंजन के मिल के बना उसको बोलते हैं संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि तीन है, कौन कौन है? अच्छो त्रो ज्ञा। अच्छो त्रो और गिया है। अच्छो बना है आधा को और प्लस सो को मिलकर, ठीक है ना? तरो बना है आधा तो प्लस आधा रो को मिलकर, और गिया बना है जो प्लस ज्यों इयों से मिलकर, इसलिए होता है के से को और एस एस से अच्छो, तो के से अच्छो हो जाता है तालम से। तरो का था ती से तो, आर से रो, तो टी आर से तरो हो गया। सर जे से जो, वाई एन से गिया, तो ये होता है जे वाई एन से गिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है, जब विराम आता है यानी थोड़ा रुक जाते हैं, जिसको उसको बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। अगला है निम्नांकित में कौन महाप्राण घोष वर्ण का है? तो देखो, घोष और अघोष पहले बताते हैं किसको कहते हैं। घोष किसको कहेंगे और अघोष किसको कहेंगे? तो घोष हम बोलते हैं किसको? तो घोष बोलते हैं प्रत्येक वर्ग, चाहे वो कवर्ग हो या चवर्ग हो या टवर्ग हो या तवर्ग हो या पवर्ग हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा को वर्ण को बोलते हैं घोष वर्ण। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दें को, खो, गो, घो, अंगो, तो इसमें तीसरा चौथा पांचवा लगातार तीनों क्या हो गया? घोष। क्या हो गया? घोष। और जो बच गया पहला दूसरा हो जाएगा अघोष। क्या हो जाएगा? अघोष। उसमें उसी प्रकार मान लो हम लिखें पो फो बो मो, क्या लिखें? पो फो बो भो मो, तो इसमें कौन घोष होगा? तो घोष होगा ये तीनों लगातार, यानी तीसरा चौथा पांचवा हो जाएगा घोष, और ये बच गया हो जाएगा अघोष। अब यहाँ बोल रहा है महाप्राण, तो महाप्राण में क्या बताया था? महाप्राण किसको कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा यानी ये वाला और चौथा यानी ये वाला, ये क्या है? ये मेरा है महाप्राण। तो यहाँ बोल रहा है महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। तो देखो ये जो है भो जो मेरा है, ये क्या है? ये महाप्राण में भी आ गया, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और ये किस में आ गया? तीसरा चौथा पाँचवा, यानी लास्ट वाला तीसरा चौथा पाँचवा किस में आता है? आता है घोष में। तो भो मेरा महाप्राण और घोष दोनों हो गया। और ये मेरा जो फो है ये हो गया कौन? तो ये हो गया मेरा अघोष और अल्प प्राण, सॉरी अघोष और महाप्राण। तो अघोष और महाप्राण फो हो गया और घोष और महाप्राण भो हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा भो सही। तो इसका आंसर होगा भो सही। अगला बढ़ते हैं। किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता था? बताए थे हम सूत्र में क्या, ए कहे कंठे तालु। क्या बोले थे? ए कहे कंठे तालु, यानी ए और आई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। और वो का बताए थे क्या कि वो का बताए थे कि केवल वो दंतोष्ट में, यानी वो का चार स्थान हो गया दंत और ओष्ठ। और ओ औ का बताए थे कि ओ औ कहो ओ औ कंठोष्टम में, तो ओ हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। अगला, निम्नांकित में कौन उष्म वर्ण है? उष्म वर्ण है, तो उष्म वर्ण में हम नाम बताए थे, उस वर्ण में कौन आता है? तो उस वर्ण में आता है कौन? तालम सो, मूर्धन सो, दन सो और हो, तो इसका हो जाएगा तालम सो, ठीक है ना? और अंतस्थ वर्ण में आता है यो रो लो वो, ठीक है। अगला, निम्नांकित में कौन अंतस्थ वर्ण है? तो यो रो लो वो, यानी यहाँ पर वो आ गया, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ण या किस नंबर किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? तो बताए थे ए अ कंठोष्टम में, सॉरी ए ऐ कहे कंठे तालु, ए ऐ कहे कंठे तालु, ओ औ कंठोष्टम में, ओ औ कंठोष्टम में, तो ओ और औ कंठ प्लस ओष्ठ होगा, ठीक है। अगला, निम्नांकित में एक मात्रिका यानी मूल स्वर कौन है? ठीक है ना, एक मात्रिका मूल स्वर कौन है? एक मात्रिका बोले तो जिसका उच्चारण किसी अन्य की सहायता से ना वो अपने ही मूल हो, यानी उस वो स्वतंत्र हो, तो वो होता है स्वर। स्वर इसमें कौन है? तो वो स्वर है, तो ये हो जाएगा बी नंबर सही। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? तो कितना है? 11 है। कितना है? 11 स्वर वर्ण है। ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षई दीर्घऊ री, और ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री, ए ऐ ओ औ, ये हो गया स्वर 11। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताया था वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारण वाणी को कहते हैं, तो सार्थक उच्चारण वाणी को, उच्चारण करने के वाणी यानी भाषा को क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला, किसी एक व्यक्ति ध्वनि या ध्वनि के समूह को उच्चारित न्यूनतम इकाई क्या है? तो न्यूनतम इकाई अक्षर है, क्या है? जैसे ये को, खो, गो, घो, ये सब क्या है? ये सब अक्षर है। अक्षर मिलता है तो शब्द बनता है, शब्द मिलता है तो वाक्य बनता है, वाक्य मिलता है तो एक पैराग्राफ बन जाता है। आगे, अगला है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताया था ओ कु ह विसर्ग कंठ राम, तो विसर्ग कंठ
इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ, यानी डी नंबर सही होगा। निम्नांकित है महाप्राण अघोष वन कौन है? तो बताए थे महाप्राण और अघोष। तो महाप्राण कौन होगा? दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण, ठीक है। अब आया अघोष। तो अघोष कौन होता है? अघोष होता है आपका, अघोष होता है कौन? तो पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। क्या होता है? तो देखो महाप्राण में भी दूसरा आया और अघोष में भी दूसरा आया, तो दूसरा नंबर कौन है? तो देखो छो तो पहला नंबर खत्म हो गया, छो आता है दूसरा नंबर में, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा देखते हैं क्या है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम स्वर, क्योंकि स्वर को बिना किसी के सहायता से बोलते हैं और उसमें बिना हवा किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। ओ आ, ये हो जाएगा स्वर। क्या हो जाएगा? स्वर। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, और जिसमें हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे कहते हैं अल्पप्राण। देखो अल्प मतलब कम और प्राण मतलब ताकत लगा, यानी कम ताकत लगा तो उसको बोलेंगे अल्पप्राण। यह लगता कि थोड़ा श्रम लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा श्रम लगा, थोड़ा मतलब कम समय, कम ताकत लगाते हो गया अल्पप्राण। यहाँ रहता ज़्यादा श्रम लगता है तो रहता महाप्राण, ज़्यादा ताकत लगा है तो महाप्राण। आगे बढ़ते हैं, अगला। जिन व्यंजनों को उच्चारण में अधिक अधिक देखो ज़्यादा परिश्रम यानी ताकत लगा है, श्रम लगा है, मेहनत लगा है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलेंगे महाप्राण। क्या बोलेंगे? ज़्यादा प्राण लग गया तो हो जाएगा महाप्राण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे क्या कहते हैं? दो मात्रा लगे तो उसे कहेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, तो दू हो गया बड़ा हो गया तो दीर्घ स्वर। जैसे हर्षही, तो हर्ष ई और दीर्घ ई, तो दीर्घ हो गया दीर्घ स्वर। उससे कहा हर्ष उ और दीर्घ उ, दीर्घ हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है ना। तो हर स्वर में एगो लगता है और दीर्घ स्वर में ज़्यादा लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर। अगला, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे हर्ष स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। आगे बढ़ते हैं, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक ध्वनि दो ध्वनि से मिल जाए तो उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि, ऐसे अक्षोत्रोज्ञ। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है मेरा। अगला है मेरा कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? यहाँ पर स्पर्श वर्ण नहीं दिया हुआ है तो वर्ण में हो जाएगा व्यंजन। तो व्यंजन आ गया तो कौन हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो यो, रो, लो, वो, ठीक है ना। जैसे यो का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण में आता है यो, रो, लो, वो। तो यो का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। रो का कहाँ है? मूर्धा। और लो का कहाँ है? तो दांत हो गया है। और वो का कहाँ है? तो दंत और ओष्ठ दोनों है। देखो सब इसमें आ रहा है, यानी हो जाएगा अंतस्थ वर्ण। अगला, किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर बल दिया जाता है तो वो कहलाता है? बल दे रहे हैं तो बल दे रहे तो कहलाएगा बलाघात। क्या कहलाएगा? बलाघात। इस प्रकार जो हम पढ़ा दिए हिंदी व्याकरण में उसका क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ है। कल आगे पढ़ाएंगे हम, पहले संज्ञा बताएंगे, ठीक है ना। संज्ञा फिर खत्म करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को वीडियो लगा तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर नया है उस जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना अगल बगल गाँव में बताएं इस चैनल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।